हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खा पी के एकदम टनाटन होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के पॉलिटिकल साइंस जिसे बोलते हैं, जिसे आप सिविक्स बोलते हैं, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, राजनीति शास्त्र बोलते हैं। राजनीति शास्त्र का हम लोग चौथा अध्याय देखने वाले हैं और चौथा अध्याय में क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। बच्चा इससे पहले जो है इस अध्याय का पार्ट 1 जो है बन चुका है, जिसमें मैंने आप लोग को लोकतंत्र के बारे में पढ़ा दिया और एक गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा दिया, उनकी विशेषता क्या होती है, उसकी विकास दर क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा तो कर लिया है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को जो है पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है और इसी वीडियो में ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें जरूर जाके देख लीजिएगा। बाकी अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को भी पहले देख लीजिए, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई शुरू करें। आप लोग को याद है लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, पार्ट 1 जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम फिर वहाँ पार्ट 1 आप लोग को नहीं समझाएंगे, है कि नहीं। देखो पार्ट 1 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था अभी ही दिखा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दिखाना जरूरी होता है ना। चलो भाई, चलो हमने आप लोग को बताया कि लोकतंत्र की में जो है क्या क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि एक लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है, जो हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अच्छा मानते हैं। लोकतांत्रिक सभी शासन व्यवस्था से बेहतर कैसे है ये भी बताए थे, ठीक है। और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसको कहते हैं, आगे उत्तरदायी एवं वैध शासन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। गैर लोकतांत्रिक शासन का क्या लक्षण है, इनके बारे में भी आप लोग को बताया था। इतना ही आप लोग को पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था। तो आइए अब हम लोग जो है यहाँ पे तानाशाही सरकार की बात करेंगे, क्योंकि मैंने जो आप लोग को अंत में जो आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ें समझाए थे पार्ट 1 में, तो कुछ बच्चों का कहना था कि सर आपने तो लोकतांत्रिक बता दिया, गैर लोकतांत्रिक बता दिया, सर ये तानाशाही क्या होता है। ये तानाशाही सर हमें समझ में नहीं आया, तानाशाही समझा दीजिए सर। लोकतांत्रिक में आप गजब तरीके से समझाए और गैर लोकतांत्रिक भी आप गजब तरीके से समझाए, लेकिन ये तानाशाही क्या होता है सर, ये भी समझा दीजिए। तो आइए ना हम लोग समझते हैं तानाशाही सबसे पहले, ठीक है। तानाशाही, अब समझिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार को हम चुनते हैं, सरकार हमारे लिए काम करती है कि नहीं जी। लेकिन गैर लोकतांत्रिक में जो है सरकार से जनता का कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जनता उसे वोट देकर नहीं बनाती है, ठीक है, वो खुद बने रहते हैं, एकदम बड़ा बड़ा वरिष्ठ आदमी जो है वो बना रहता है, जनता का उन पे कोई भी अधिकार नहीं होता है, ठीक है, वहां पर आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। अब तानाशाही में क्या होता है, जब एक व्यक्ति, ठीक है, जब एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों का शासन होता है जिनके पास देश की संपूर्ण सत्ता होती है और जनआकांक्षाओं को ध्यान न रखकर सत्ता अपने बल से क्रूरतापूर्वक हासिल किया गया हो एवं संचालित हो, तो उसे ही तानाशाही सरकार कहते हैं। मतलब जिसमें बल होगा, पैसे का दम होगा, जिसमें जज्बा होगा, वही सरकार चलाएगा, वहां पे ये होता है। और उसमें जनता हस्तक्षेप नहीं करेगा, काहे करेगा, वोट दिया है नहीं ना, अपने बल पे सत्ता को चलाता है, तो उसे ही तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं, उसे ही तानाशाही सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में तो आप केकरो प्रधानमंत्री को 2 गड़िया देते हैं, है कि नहीं जी, हम लोग स्वतंत्र है। अब देखो तानाशाही सरकार जो है कहाँ कहाँ है, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, कुवैत हो गया, सीरिया या कुछ और देश है जहां पे जो है तानाशाही सरकार है। हालांकि ये देश विकसित होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ाया था कि सभी तानाशाही जो होता है वो 4 उसकी विकास दर जो है 4.42 है, लेकिन सभी लोकतांत्रिक देश की विकास दर देखो 3.95 है। तो ज्यादा विकसित कौन है, तानाशाही है, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ के जनता वहाँ से खुश नहीं है। अरे हम लोग को देखते हैं तो उनकी बाबाई हो जाती है कि भाई ऐसा ही हम लोग का हो जाए तो हमें अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो ये देश जो है, ये देश या राजशाही से संचालित होता है या तानाशाही से, परंतु लोकतंत्र यहाँ एक दुखद स्वप्न की तरह होता है। लोग तो चाहता है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक हो जाए, लेकिन जो अमीर आदमी होते हैं, जो बलिष्ठ आदमी होते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ देश जैसे कि उत्तर कोरिया और चीन की तरह
साम्यवादी तानाशाही के शिकार हैं, लोकतंत्र नाम मात्र का वहां पे है। आई होप ये चीज समझ में आ गया। तानाशाही आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? लोकतंत्र शासन व्यवस्था से निराश तो होती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से निराश तो होती है, परंतु किसी देश का आर्थिक विकास, उस देश की जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताएं, अन्य देशों से सहयोग के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करता है। लोकतांत्रिक शासन में विकास की दर में कमी के बावजूद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का चयन सर्वोत्तम चयन होता है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक एवं विश्वसनीय फायदे हैं जिसका एहसास हमें धीरे धीरे होता है, अतः सुखद होता है। अभी जो चाहते हैं ना कि कह देते हैं ना, जैसे कि सरकार बना, हम चाहे सरकार को बिगाड़ सकते हैं लेकिन वो में नहीं होगा। आप चाहिएगा कि हम वहां जाके बिजनेस कर लेंगे, वो नहीं होगा। जैसे सरकार कहेगा वैसे आपको काम करना होगा। अगर सरकार के विरुद्ध किए तो आपको सीधे जेल दे दिया जाएगा। इसी को कहता है तानाशाही सरकार। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक विषमता और सामंजस्य, इस चीज को समझते हैं। सामाजिक विषमता, विषम मतलब क्या होता? अलग होना, सीधी बात समझिएगा। तो समाज में विभिन्न जातीय, भाषा एवं सांप्रदायिक, सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म, समूह से मतभेद एवं टकराव की पूरी तरह से समाप्त कर देने का दावा कोई भी शासन व्यवस्था नहीं कर सकती है। ऐसे मतभेदों के बने रहने से कोई सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण है। ठीक है, कई सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण है। समाज में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाला, मतलब बहुत सारे भाषा बोलने वाला लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के भी लोग रहते हैं, लेकिन जो आपसी टकराव होती है ना, दोनों का जो मतभेद होता है ना, कोई भी शासन व्यवस्था में समाप्त नहीं होता। हालांकि देख लो, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, हालांकि सारे के सारे मिल बट के रहते हैं, लेकिन जो इंटरनली अगर देखते हैं, हालांकि किताब में दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन ये लिखी हुई चीज है। लेकिन रियलिटी देखा जाए तो मुस्लिम और हिंदू में हमेशा टकराव भारत में जो है बना ही रहता है। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ लोग रहते ही रहते हैं, है कि नहीं जी? ओके, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन लोकतंत्र में एक चीज है, उतना रहने के बावजूद, हिंदू मुस्लिम होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, हालांकि विवाद तो होते रहता। मैंने अभी जस्ट बोला कि दोनों में अंदरूनी, इंटरनली बोला जाए तो दोनों में विवाद की भावनाएं होती है, लेकिन जब बात आती है देश की तो हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाते हैं, सब एक साथ हो जाते हैं। अब मान लिया जब भैया किसी का घर मुस्लिम के बगल में है, पड़ोसी जो है मुस्लिम है, और हिंदू का घर है और मुस्लिम का घर है। मान लिया जाए कि हिंदू के घर में किसी भी वजह से आग लग गई, क्या मुस्लिम लोग नहीं आएंगे पानी लेके बुझाने के लिए? बुझाने के लिए आएंगे ही आएंगे। या मुस्लिम के घर में किसी भी प्रकार की आपदा आ गई, विपदा आ गई उनके घर में, क्या हिंदू लोग नहीं जाते हैं सपोर्ट करने के लिए? जाते हैं। कौन नहीं जाते हैं सपोर्ट करने के लिए? कौन लड़ाते हैं इस दोनों को? हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला, सबसे लड़ाने वाला है वो हम आपके नेताजी। ठीक है, दोनों के बीच टकराव कराने वाले हैं आपके नेताजी। लेकिन इस चीज को नहीं बूझते हैं। जो धर्म 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 करते रहते हैं वो बेवकूफ इंसान है, उसको धर्म की ज्ञान ही नहीं है। और हमारी धर्म ये नहीं सिखाती है कि हम किसी दूसरे के धर्म को गलत बताएं, कभी नहीं हमारी ये धर्म सिखाती है। और ये जो धर्म के झंडा ले लेके जो लोग घूमते रहते हैं, उनको धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। वो बेरोजगार इंसान है जो कुछ नहीं कर रहा, वही धर्म का प्रचंड लहरा रहा है, और कुछ नहीं उन लोग से होता है। देखना, जो झंडा उंडा लेके जाता है एकदम दबंग आदमी होगा, दबंगिरी करने वाला ज्यादातर होता है। जो पढ़ने लिखने वाला जो विद्यार्थी होता है, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, वो उस चीज में नहीं जाता, क्योंकि उन्हें पता है भगवान के लिए साधना ही काफी है। भगवान के लिए साधना ही काफी है। अपने घर में हम किसी भगवान को पूजा कर रहे हैं, नॉर्मली अगरबत्ती दिखा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई धाम नहीं होए। आपके संस्कार से बड़ा कोई धाम नहीं होता है। ठीक है, आप बाहर जाके किसी को मारते हो, पीटते हो, किसी के साथ दुष्व्यवहार करते हो, आप जाओगे किसी भी धर्म से आप क्यों ना हो, आप मस्जिद में जाओगे या मंदिर में जाओगे, क्या ये सही होगा? क्या आपकी पाप धुल जाएगी? नहीं धुलेगी।
वो सारा। और दूसरी बात ये भी समझ लो कि यहाँ ही पे पृथ्वी पे ही स्वर्ग नरक है, ऊपर जाने के बाद स्वर्ग नरक नहीं मिलता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन इस तरह से पाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मेरे साथ आज गलत कर रहे हो, कल आपको आपके साथ भी ये गलत होगी, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ हुआ है, लेकिन वो चीजें फील होगी कि भाई मैंने भी किसी के साथ किया था। आज अगर हम भूखा हैं, अगर आज हम भूखा हैं तो कल मैंने भी किसी को भूखा रखा था, इसलिए आज भूखा है। यहीं पे सारी घटनाएं हो जाती। लोग कहते हैं ना वहां जाओ, नहीं भाई, सबसे कर्म से बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं होती है, ठीक है। आप अच्छे बनने की नाटक नहीं करो, आप अच्छे बनो, ठीक है। ये चीजें होती है। हालांकि अगर भारत देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां अगर ये चीजें होने के बाद भी अगर हमारी देश की बात आती है तो हम हिंदू मुस्लिम सब जो है एक साथ खड़े होने का काम करते हैं। हालांकि लड़ाई झगड़ा होने की चीज है, होती रहती है। कहते हैं घर में बर्तन हो तो इधर उधर भटकवे करेगा, है कि नहीं, लेकिन बाद में फिर समेट के रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इसी प्रकार से हमारा समाज है, हमारी ये दुनिया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं संवाद का अर्थ क्या होता है, क्योंकि किताब में बार बार आएगा कि संवाद का अर्थ क्या होता है। संवाद का अर्थ होता है वाद विवाद के पश्चात एक सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुंचने का कोशिश, उसे कहा जाता है संवाद। भारतीय लोकतंत्र की साख पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है। भारतीय लोकतंत्र की जो साख है पूरी दुनिया, ठीक है, विश्व में ये बढ़ी हुई है। और दुनिया अपना लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका चले जाएं घूमने के लिए, लंदन चले जाएं घूमने के लिए, लेकिन आप जाओ लंदन, वहाँ के आपको संस्कार पसंद नहीं होगा, वहाँ की आपको रहन सहन पसंद नहीं होगा, क्योंकि जो भारत में जो मजा है ना, भारत जो है किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अपना भारत जो है स्वर्ग से कम नहीं है। इसलिए देखिए अमेरिका के लोग आएगा, लंदन के लोग आएगा, यहाँ पे आता है, हम लोग को देखता है कि हम लोग कैसे जीते हैं, हमारी जीविका को वो लोग देखते हैं। और वैसे भारत तो वो लोग आते रहते हैं, ज़्यादातर जो फॉरेनर होते हैं वो ज़्यादातर भारत घूमना पसंद करते हैं, और देशों के अलावे भारत वो आना ज़्यादा पसंद करते हैं, है कि नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है, भारत का जो है लोकतंत्र कितना सफल है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई अपना देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपना देश जो है आज़ाद हो गया था। ब्रिटिश सत्ता से स्वाधीन होने के बाद भारत एक ही प्रयास में राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र ला दिया। राजतंत्र किसको कहते हैं? जहाँ पे एक राजा का शासन हो, वहाँ पे जहां पे एक राजा का शासन हो उसे राजतंत्र कहते हैं, ठीक है। जहां पे प्रजा का शासन हो, हालांकि हम बनाते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, लेकिन शासन अगर जनता का हो तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज समझ लो कि हम लोग का सरकार है, ठीक है, हम सरकार बनाते हैं, ना कि सरकार हमें बनाती है। ये होता है लोकतंत्र में, ठीक है। मन हुआ इसको वोट देंगे, अगर अच्छा व्यक्ति है तो इनको वोट देंगे, और सभी व्यक्तियों के लिए अगर अच्छा होगा तब ये बनेगा, ना कि आपके खराब कहने से, कोई एक व्यक्ति के खराब कहने से वो खराब नहीं हो सकता है, ओके। क्योंकि सरकार जो है समाज और पूरे भारत के लिए काम करेगी, ना कि एक व्यक्ति के लिए काम करेगी। निष्पक्ष होते हैं वो, ठीक है। 1947 में ब्रिटिश सत्ता से स्वाधीन होने के बाद भारत एक ही प्रयास में राजतंत्र से लोकतंत्र प्रणाली में आगे, और 1950 में देश में संविधान स्वीकार कर गणतंत्र शासन प्रणाली स्थापित की। आज स्वतंत्रता के 74वें, ये तो 75 में क्रॉस कर गया, ये हालांकि बुक में दे रखा था, ठीक है। बाद इस बात का लेखा जोखा करने का उचित समय है कि हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कहां सफलताएं मिली और कहां कमियां रही, और भारत इस समय विश्व के अन्य देशों के समक्ष कहां खड़ा है। अगर लोकतांत्रिक देश है तो भारत विश्व के समक्ष कहां खड़ा है, कितने नंबर पे है, इस चीज को भी देखना होगा। कहां कमी रह गया लोकतंत्र में, इस चीज को भी देखना होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो है हमारा देश 75 साल जो है आज़ादी का हो गया, 75 साल से ज़्यादा हो रहा, प्लस हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्या कमी रह गई, उन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
देखिए, सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना जरूरी है, सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना जरूरी है कि लोकतंत्र की शासन प्रणाली सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जान गए। इसकी कमियां या विफलताएं लोकतंत्र की ना होकर इसे संचालित करने वाले तंत्र की होती है। लोकतंत्र में कमियां नहीं है, लोकतंत्र में विफलताएं नहीं है, लेकिन जो लोकतंत्र को चला रहा है, जो शासन कर रहा है, उसकी कमी है, उस तंत्र की कमी है, जो कल्याणकारी कार्यों को छोड़कर स्वार्थ सिद्ध में लिप्त हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं कहे तो, जो कल्याणकारी काम करने के छोड़कर दूसरे काम में बिजी रहते हैं, अपने घूमने मुन्ने में काम, कभी चल गए उधर कभी उधर, भारत में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा। ये सब क्या है? ये सब जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र की विफलताएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में अभिव्यक्ति, ठीक है, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विरोधी विचारों की भी सुना जाता है तथा समन्वय से कार्य करने की प्रणाली विकसित हुई है और इस कारण से सरकारें संभल कर कार्य करती है। संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के कारण दलित एवं पिछड़ा वर्ग के काफी हद तक ऊपर आया है, कार्य के अवसर अधिक प्राप्त होता है। ओके, यहाँ पे कार्य का जो है अवसर अधिक प्राप्त होता है। जो दलित लोग थे, संविधान के बाद समान अधिकार मिला सबको, नहीं तो दलितों लोग को जो है बहुत ज़्यादा सताया जाता था, पिछड़ा वर्ग के लोग काफ़ी हद तक जो है ऊपर आया। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय लोकतंत्र के सफल के कारण का तत्व क्या है? भारत में जो है लोकतंत्र जो है सफल का कारण का तत्व क्या है, ये हम लोग को समझना है। ओके, आइए समझते हैं। निसंदेह भारतीय लोकतंत्र की साख पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है, ये अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग। इसके विकास से जनता की भागीदारी में विस्तार हुआ है, फिर भी भारतीय लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, कारण कि जनता का जुड़ाव उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां जनता सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सके। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनता को शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक नहीं जनता शिक्षित होगा, जनता को अपना अधिकार नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा? नहीं होगा। जो करेगा सरकार अपने मर्जी से करेगा। शिक्षा ही उनके भीतर जागरूक पैदा कर सकती है। यह सच्चाई है कि लोकतांत्रिक सरकार बहुमत के आधार पर बनती है, परंतु लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से चलने वाली व्यवस्था नहीं है। ओके, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? अरे भैया ये क्या हो रहा? ब्लर हो रहा। अब नहीं होगा ब्लर। चलो भाई, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकारें प्रत्येक नागरिक को यह अवसर अवश्य प्रदान करें ताकि वे किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके। लोकतंत्र की सफलताएं के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के साथ साथ विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो। जो आवश्यक है, जैसे कि आज के डेट में देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री बन जाएगा वो अपने सगे संबंधी को अगला बार प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा। जो मुख्यमंत्री बन जाएगा वो अपना सगे संबंधी को चाहेगा कि हम टिकटवा सारा दे दें ताकि दूसर कोई सत्ता में नहीं आवे। अगर इस चीज को छोड़ता है तो लोकतंत्र जो है 100% क्या होगा? सफल होगा। जाहिर है कि इसके दुष्परिणाम के तौर पर सत्ताधारी लोगों के चरित्र एवं व्यवहार गैर लोकतांत्रिक दिखेंगे और लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास में कमी होगी। इसे हमें अपनी सक्रिय भागीदारी एवं लोकतंत्र में अटूट विश्वास से दूर कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर है कि इसके दुष्परिणाम अगर हुआ तो सत्ताधारी लोग के चरित्र और व्यवहार गैर लोकतांत्रिक जब दिखेंगे तो लोकतांत्रिक के प्रति हमारा क्या होगा? विश्वास जो है कम होगा और हम अपनी सक्रिय भागीदारी एवं लोकतंत्र पर अटूट विश्वास से क्या हो जाएंगे? दूर हो सकते हैं। यही चीजें थी। ओके, कहीं कोई दिक्कत हुआ जी यहाँ तक समझने में? आप लोग को पूरा का पूरा चीज़ समझ गए तो आप लोग का जो वो वीडियो होगा 18 मिनट का होगा, 36 मिनट या 40 मिनट में दोनों वीडियो इतने समझिए 40 मिनट में ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 भी मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। अगर नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। यहीं तक था, इससे ज़्यादा इस अध्याय में कुछ नहीं था। इसके बाद जो है चौथा अध्याय खत्म हो गया।
तो इसके बाद एक और अध्याय बचा हुआ, तो उस अध्याय को भी हम लोग बहुत जल्द ही खत्म कर लेंगे। ओके, बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।